जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रह शकीब। आज हम बात करेंगे एक लोक कल्याणकारी राज्य को अगर आप पुलिस स्टेट में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को ज़रूर देखना चाहिए। ये उस पूरी की पूरी परिकल्पना जो लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से एक राज्य को परिभाषित करती है, उसके विपरीत जाकर किस तरह एक स्टेट को पूरा का पूरा पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश मौजूदा भारत में इसका उत्कृष्ट उदाहरण है और इस पर एक पूरी सीरीज़ लिखी जा सकती है, बहुत लंबी बातचीत हो सकती है और मुझे लगता है पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश ने वो तमाम कारनामे अंजाम दिए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि उस पर एक किताब प्रकाशित की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के रहने वाले फिरोज़ की हत्या के बारे में। जो भीड़ के द्वारा फिरोज़ नाम के उस युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, वास्तव में मेरा उद्देश्य उन पर बात करना है। पहले घटना की बातचीत कर लेते हैं। 4 जुलाई की शाम फिरोज़ 32 वर्षीय युवक जो जलालाबाद का रहने वाला है, शामली ज़िला के जलालाबाद कस्बे का रहने वाला है, कबाड़ का व्यापार करता है, कबाड़ खरीदता है और बेचता है। वो तकरीबन 7:30-8 बजे रात को या शाम को आप कह लें, जलालाबाद कस्बे के बराबर में या उसी की एतराफ़ में, उसी की लोकेलिटी में गंगा आर्य नगर नाम के मोहल्ले में जाता है। वहाँ वो, जैसा कि उसके परिवार वाले कहते हैं कि वो लाउड स्पीकर बजाता है कबाड़ खरीदने के लिए और उसको लेकर उसकी कुछ स्थानीय लोगों से, जिसमें मुख्य रूप से पंकज, राजेंद्र और पिंकी का नाम है, उसके साथ उनकी तू-तू मैं होती है और उसके बाद उसकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई की जाती है, जिसके कारण या जिसके बाद लगभग रात 11 बजे फिरोज़ के घर पर उसकी मौत हो जाती है। लाउड स्पीकर बजाना कोई व्यक्ति छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, ये बहुत सामान्य सी बात है। आप देखते होंगे कि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो वो भी लाउड स्पीकर बजाता है। हमारे यहाँ तो पनीर बेचने वाला आता है, सुबह सुबह वो लाउड स्पीकर बजाता है। दंतमंजन बेचने वाला आता है, वो लाउड स्पीकर बजाता है। सब्ज़ी बेचने वाला आता है, वो लाउड स्पीकर बजाता हुआ आता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उसके लाउड स्पीकर की आवाज़ से जो मोहल्ले कस्बे के जो घर हैं, उसके अंदर जो महिलाएं हैं, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके मोहल्ले में मिल रही हैं और वो चाहे तो आकर के उससे कबाड़ ले सकती हैं। कबाड़ बेचने वाले का मकसद भी यही होता है कि घर में अगर बहुत सारा स्क्रैप हो गया है तो आप चाहें तो जब आपको लगे कि कबाड़ बेचने वाला मोहल्ले में आया है तो आप उसको बुलाकर उसके हाथ अपना कबाड़, अपने घर का कबाड़ जो है वो बेच सकें, और उसके लिए वो लाउड स्पीकर बजाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे कस्बों में, गाँव में ये हर कोई इस बात से अवगत होगा, हर कोई इस बात को जानता होगा। परिवार वाले कहते हैं कि लाउड स्पीकर बजाने को लेकर उसके साथ तू-तू मैं हुई और उसके बाद ये 3 जो लोग हैं, पिंकी, राजेंद्र और पंकज, ये फिरोज़ की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पुलिस आती है, उस घायल व्यक्ति को रेस्क्यू कराती है और आप पुलिस का कारनामा देखिए कि बिना उसके मेडिकल उपचार के उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उस घायल व्यक्ति को परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है और परिवार भी उसको लेकर के घर चला जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उसके घर पर। 32 साल का फिरोज़, 3 बच्चों का पिता, 2 बड़े भाई, जिनकी तहरीर के आधार पर अगले दिन 5 जुलाई को शामली के थाना भवन में मुकदमा दर्ज होता है। पाइने में FIR होती है कि इन लोगों ने फिरोज़ की पिटाई की है और भीड़ ने उसको पीटा है। और उसी तहरीर के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी, ये दोनों व्यक्ति अपने एक्स हैंडल पर इस घटना की ट्वीट करते हैं, जिसमें वो उत्तर प्रदेश पुलिस से मांग करते हैं कि इस युवक की जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस को इस घटना को मॉब लिंचिंग कहने पर आपत्ति होती है और पुलिस वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पुलिस को यह आपत्ति है कि 4 लोग घेर कर एक व्यक्ति को पीटते हैं, उसको इलाज नहीं मिलता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, तो उस घटना को मॉब लिंचिंग क्यों कहा जा रहा है।
पुलिस को बताना चाहिए कि मॉब लिंचिंग की वास्तविक परिभाषा क्या है। जो तहरीर परिवार की तरफ से दी जाती है थाने में, उसी तहरीर को आधार बनाकर ये पत्रकार, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके ताल्लुक से इसकी बाबत पोस्ट करते हैं और उन पर शामली की जो थाना भवन की पुलिस है वो एफआईआर दर्ज कर लेती है। उन पर धाराएं लगाई जाती हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस जिसको बोलते हैं, उसकी 353 और 196 ये 2 धाराएं इन दोनों पत्रकारों के साथ साथ 3 अन्य सोशल मीडिया यूज़र्स जिसमें आसिफ राना है, सैफ इलाहाबादी हैं और अहमद रज़ा खान है, इन 5 लोगों पर ये तमाम धाराएं लगाई जाती हैं। इन धाराओं का मकसद है, इन धाराओं का मतलब है कि विभिन्न समूहों के बीच में इन लोगों ने नफरत भड़काने की कोशिश की है, सार्वजनिक रूप से माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। ये इन धाराओं के तहत ये अपराध माना जाता है और यही आरोप पुलिस और प्रशासन के द्वारा वसीम अकरम त्यागी, जाकिर अली त्यागी, सैफ इलाहाबादी, आसिफ राना और अहमद रज़ा खान के ऊपर लगाया जाता है। 6 जुलाई को इन पर एफआईआर होती है। अगले दिन 7 जुलाई को मधुबनी, बिहार के मधुबनी से संचालित एक यूट्यूब चैनल है हिंदुस्तानी मीडिया, उसके एक पत्रकार हैं सदफ कामरान, उन पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और संभवतः यही धाराएं लगाती है। यानी आप पुलिस की तत्परता देखिए कि जिन लोगों ने पीटा है उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और धारा बीएनएस की धारा 105 लगाई जाती है ताकि उनको आसानी से बेल मिल सके, उनको आसानी से जेल से रिहाई मिल सके। और इन पत्रकारों का मनोबल तोड़ने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए, इनकी कलम की धार को कुंद करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी आपको स्पष्ट संदेश है कि आपको मारा भी जाएगा और अगर आपने कुछ लिखा, कुछ कहा, कुछ बोला तो फिर आप पर मुकदमा दर्ज होगा। तो जो जुल्म हो रहा है वो चुपचाप अमृतकाल के इस दौर में आपको देखते रहना है। पुलिस संभवतः यही चाहती है। भूपू मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा कि यह मानवाधिकारों का हनन है, ये पत्रकारों का दमन है और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में पत्रकारिता का दमन उस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। लेकिन जब गोदी पत्रकारिता का दौर हो, चरण चाटक पत्रकारिता का दौर हो, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने को पत्रकारिता का नाम दिया जाने लगे, पूरा का पूरा जो मीडिया तंत्र है वो पूंजीवाद के चंगुल में फंसकर लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हो जाए, तो वहाँ वसीम अकरम त्यागी और जाकिर अली त्यागी जैसे पत्रकारों पर अगर मुकदमा होता है तो कम से कम मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। और जो 10 सालों में जिस भारत को हम लोगों ने देखा है उसमें तो मुझे बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं होता है। जहां एक व्यक्ति की लिंचिंग होती है, उसके खिलाफ लिखने पर पुलिस आप पर मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन उसके ठीक उलट जो लिंच करने वाले लोग हैं उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल और जो तमाम जो कथित हिंदूवादी संगठन हैं वो जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, थाने का घेराव करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये तमाम जो कार्य हैं ये राष्ट्रहित में माने जाते हैं। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को केंद्र का मंत्री माला पहनाता है, भगत सिंह से उनकी तुलना करता है। ये तमाम काम इस अमृतकाल के दौर में राष्ट्रहित में माने जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक गरीब व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने को मॉब लिंचिंग जैसे शब्द से परिभाषित करने की कोशिश की तो आप पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाकिर अली त्यागी या वसीम अकरम त्यागी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है ये कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर 2020 में हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है। केरल के रहने वाले एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन हाथरस जा रहे होते हैं, उस घटना की रिपोर्टिंग करनी होती है उनको। पुलिस उनको हिरासत में लेती है, उन पर दंगा भड़काने, दंगा की साजिश रचने का आरोप लगाती है और यूएपीए जैसी धारा के अंतर्गत उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। बाद में जब यूएपीए में उनको जमानत मिलती है तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है सिद्दीक कप्पन के खिलाफ और तकरीबन 850 दिन उनको हिरासत में रखा जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। किसान आंदोलन के समय जब द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और स्वतंत्र पत्रकार आप कह सकते हैं इस्मत आरा ने जब एक स्टोरी की किसान आंदोलन के ऊपर
तो रामपुर की सिविल लाइंस थाने में उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है कि वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 25 मई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने एक आदेश में उस एफआईआर को रद्द कर देता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा पत्रकारों पर एफआईआर करने की ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार सरकार की आलोचना करने पर, सरकार के एजेंडे के खिलाफ जाने पर और मुसलमानों के खिलाफ अन्याय किए जाने पर अगर आप कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं तो आपको टारगेट किया जाएगा। जाकिर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जाकिर अली त्यागी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स के लिए वो लिखते हैं। उन पर पुलिस ने 2017 में एक मुकदमा दर्ज किया था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की आलोचना की थी। आईटी एक्ट के तहत उस वक्त उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे में वो तकरीबन 42 दिन जेल में रहे थे। उसके बाद अगस्त 2020 में यूपी पुलिस उन पर गौकशी का आरोप लगाती है। जाकिर अली त्यागी जो स्वतंत्र पत्रकार है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उस पर गौकशी का आरोप लगा करके एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर उसको जेल में डाला जाता है और मामला यही नहीं रुकता है। दिसंबर 2022 में एक अदालत जाकिर अली त्यागी को गृह जिले से निर्वासन का आदेश जारी करती है। 3 महीने तक जो उसका गृह जिला है मेरठ, वहां उसको घुसने की पाबंदी कर दी जाती है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसको जिला बदर कर दिया जाता है। लेकिन जाकिर की कलम खामोश नहीं होती है, जाकिर का हौसला नहीं टूटता है। जाकिर लगातार अन्याय और जुल्म के खिलाफ लिखना जारी रखते हैं और ये शायद उसी सिलसिले की, उसी दमन के सिलसिले की एक और कड़ी है जब जाकिर अली त्यागी को शामली के मामले में भी टारगेट किया गया है और उन पर सांप्रदायिक उन्माद और द्वेष भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। वसीम अकरम त्यागी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत बेबाकी के साथ सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। जाकिर अली त्यागी और वसीम अकरम त्यागी आपस में कज़न हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इन दोनों को मैं तकरीबन 10-12 सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगों के समय में जब वसीम अकरम त्यागी, जब पूरी हम और आप सर्दियों के मौसम में दिसंबर के महीने में कंबल में होते थे तो वसीम बारिश में भीग कर राहत शिविरों में लालटेन और दिए जलाने का काम कर रहे होते थे। ये वो लोग हैं जिनका दमन करने का प्रयास आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और ये समय है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का, वरना शायद उम्मीद की जो किरण अब बची हुई है कि कोई तो है जो लिखता है, कोई तो है जो बोलता है, कोई तो है जो प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करता है, वो तमाम आवाज़ें एक दिन खामोश कर दी जाएंगी, सत्ता के दमन का शिकार कर दी जाएंगी। तो ऐसे हालत में हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम घटनाओं के खिलाफ बोलें, लिखें और इनका समर्थन करें। पुलिस का जहाँ तक मामला है, पुलिस हमेशा ऐसे तमाम मामलों में जहाँ आरोपी अल्पसंख्यक समाज का है और दोषी बहुसंख्यक समाज का है, वहाँ कहानी को, पूरी घटना को मैनिपुलेट करने का प्रयास करती है, आरोपियों को संरक्षण देने और आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है। पिलखुआ में एक घटना होती है, 2018 की शायद वो घटना है, जब कासिम और समैदीन खेत में काम कर रहे होते हैं तो उन पर गौकशी का आरोप लगाकर एक भीड़ उन पर हमला करती है और उसके बाद कासिम की मौत हो जाती है। समैदीन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वो बच जाते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, मामले का जो पूरा ट्रायल होता है, कोर्ट में मामला चलता है और अभी इसी साल मार्च 2024 के महीने में इन दोनों लोगों को, यानी कासिम के हत्यारों को और समैदीन को पीटने वालों के खिलाफ अदालत 10 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, जिनको पुलिस ने पहले बचाने का प्रयास किया था और पुलिस ने इस पूरी घटना को मोटरसाइकिल दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। इसी तरह की एक घटना अभी झारखंड में हुई थी 2018 में, जब तबरेज़ नाम के एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग का आरोप लगा करके पीट दिया गया था और उसके 4-5 दिन के बाद पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं चुनाव के परिणाम को आए हुए। 4 जून को चुनाव का परिणाम आता है और 7 जून को अलीगढ़ में औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति को उसी तरह से पीटा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी वीडियो बाकायदा वायरल होती है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की औपचारिकता करती है और हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्थानीय विधायक, तमाम लोग आरोपियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन और जुलूस करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी। जब सरकार का मंत्री मॉब लिंचर्स को माला पहनाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि आप किस दौर में जी रहे हैं,
किस तरह की घटनाएं आपके समाज में और हो सकती हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी दोषियों के साथ खड़ी हो जाती है अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, लेकिन विपक्ष उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। विपक्ष संविधान की प्रतियां लेकर शपथ ज़रूर लेता है सदन में, लेकिन विपक्ष बोलता नहीं है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इन पत्रकारों पर मुकदमों के खिलाफ। बहुत कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो बोलते हैं, चाहे जिन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसमें संजय सिंह का नाम है इस वक्त, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद जैसे लोगों ने कहा है, चंद्रशेखर रावण बोले हैं, आज कश्मीर के एक सांसद ने शायद कल जाकिर अली त्यागी और वसीम का समर्थन किया है। नैतिक समर्थन इस वक्त उनका बहुत ज़रूरी है। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं, एक पूरी सीरीज़ मैंने कहा कि इस पर बनाई जा सकती है। ये जो शामली की घटना है, फिरोज़ का जो मामला है, इसमें एसएसपी का खुद का बयान है कि उसको कुछ लोगों की भीड़ ने पीटा, उसके शरीर पर 2 जगह चोट के निशान थे, और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि उसकी कहीं कोई पिटाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस की जांच किस दिशा में चल रही है और पुलिस वास्तव में चाहती क्या है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस घटना में किसी भी दोषी की, यानी राजेंद्र, पिंकी और पंकज नाम के जो व्यक्ति जिनको परिवार ने आरोपी बनाया है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा ज़रूर दर्ज हो गया है। पत्रकारों का हौसला तोड़ने का प्रयास ज़रूर शुरू हो गया है। तो मेरी एक अपील है आपसे कि इस मुद्दे को अपने अपने स्तर से लिखिए, बोलिए, और ये समय है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का। जाकिर की कलम को मेरा सलाम, वसीम की कलम को मेरा सलाम, और वो तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स जो आसिफ राना है, सैफ इलाहाबादी है, अहमद रज़ा ख़ान है, या जो डिजिटल मीडिया में एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ जो अन्याय इस देश में, एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रूचुअलिटी जो इस देश में हो रही है पिछले 10 सालों में, उसके खिलाफ वो बोल सकें, आवाज़ उठा सके। सदफ़ कामरान जैसे पत्रकार को भी मेरा सलाम है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर का बटन दबाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।